A very good morning, students. Welcome to the psychology class. Students, you know we are continuing chapter number 7, which is the last chapter. The name is human memory. Okay, हमारा syllabus almost complete हो चुका है and हम chapter 7 continue कर रहे हैं human memory. And in human memory, जो previous few videos थे उसमें हमने understand किया the concept of human memory. The three important terms, the three important stages that are encoding, storage and retrieval. After that, the stage model, which is given by Atkinson and Shiffrin. Atkinson and Shiffrin का stage model, जिसे हम information processing approach भी कहते हैं, उसमें हमने three separate systems को understand किया, the sensory memory, long term memory, short term memory. Okay, उसके बाद हमने levels of processing, ठीक है, क्रैक एंड लॉकहार्ट का एक मॉडल था level of processing, जिसमें 3 levels की बात की गई है. The shallowest level, then the intermediate level and the deepest level. So in 3 levels में किस तरह से memory में जो information होती है वो travel करती है, process होती है, वो भी हमने understand किया. Now we are continuing the topic knowledge representation and organization in memory. ठीक है, so हम उसी topic को continue करेंगे. The knowledge representation and organization in memory. ठीक है, दैट्स मीन किस तरह से नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे मेमोरी सिस्टम में और किस तरह से हम वहां पे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, सो डेफिनेटली इसमें हम ये हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल की बात कर रहे थे इन जस्ट प्रीवियस वीडियो. हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए थे इसमें. ठीक है, जो थे कि कॉन्सेप्ट्स, कैटेगरीज एंड स्कीमास. सो वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, कैटेगरी एंड स्कीमास. तो ये 3 वो यूनिट है जिसके वे में जिसके थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन है इंटरनल या एक्सटर्नल वर्ड से जो हम रिसीव करते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने मेमोरी सिस्टम में. ठीक है, सो दीज आर द 3 बेसिक यूनिट, कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज एंड स्कीमास. ठीक है, इसके बेसिस पे हम नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने मेमोरी सिस्टम में. नाउ मूव टू द ऑर्गेनाइजेशन. किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमने एक हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल पढ़ा. ठीक है, इस हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल हमें ये बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है हमारे मेमोरी सिस्टम में वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, एक हायरार्किकल वे में होती है, सीरियल वे में, जो कि एक नेटवर्क वे में एक सीरियली जो कि स्टैब्लिश होती है, सिटेड होती है. तो वहां पे अगर हम एक इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं तो उस सीरियल से जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो कि कॉन्शियस लेवल पे, अवेयरनेस लेवल पे ऑटोमेटिकली आने लगती है. ठीक है, क्योंकि लिंक होता है एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन का. इस तरह से एक नेटवर्क सेट होता है, हायरार्किकल नेटवर्क होता है. ये मॉडल किसने दिया था? आलिन कॉलिन एंड रोज क्वालिन ने. ठीक है, इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था, हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल, जहाँ पे हम ऑस्ट्रिच और कैनरी वाला एग्जांपल लेके देख रहे थे, बर्ड वाला कि ऑस्ट्रिच कैनरी इज अ बर्ड और अ कैनरी इज अ एनिमल. ठीक है, वो एग्जांपल लेके हमने ये मॉडल अंडरस्टैंड किया था. एंड इन लास्ट हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि ये मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन करता है, यही एक्सप्लेन करता है कि जो नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे मेमोरी सिस्टम में वो एक हायरार्किकल नेटवर्क वे में होता है. इंफॉर्मेशन से एक नेटवर्क में एक जाल की तरह से सेटेड होती है हमारे सिस्टम में. और डेफिनेटली इसके थ्रू हमारा जो रिकॉल होता है वो बहुत ही इकोनॉमिक होता है, जिसे हम कॉग्निटिव इकोनॉमी कहते हैं. कॉग्निटिव इकोनॉमी दैट्स मीन विच मीन्स मैक्सिमम एंड इफिशिएंट यूज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी विथ मिनिमम रिडंडेंसी. ठीक है, मतलब कम से कम एरर और कम से कम एफर्ट के साथ इकोनॉमिकली हम जो इंफॉर्मेशन है उन्हें स्टोर करते हैं और रिकॉल करते हैं. ठीक है, दैट मीन जो मैक्सिमम और इफिशिएंट यूज होता है उसके लॉन्ग टर्म की कैपेसिटी का, लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी का, उसे हम यूज करते हैं और लेसर स्पेस, लेसर एफर्ट के साथ हम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं. एट द सेम टाइम हम इकोनॉमिकली उसे रिकॉल भी, रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं. सो दिस इज द मॉडल. नाउ so far we have discussed concept as a unit of representation of knowledge in the long term memory and looked at various ways in which concepts get organized. Okay, so through this model we can understand the knowledge representation. Now move to the organization. So the second topic is how we organize these representations in our memory system. Okay, so in long term memory and looked at various ways in which concepts get organized.
So does this means that knowledge is encoded only in word-like format, or can there be other ways of encoding? So it has been shown that information can be coded in a perceptual format or in terms of images. ठीक है? So an images is a concrete form of presentation which directly convey the perceptual attributes of an object. And if you were to come across the word school, an image of your own school will get generated. ठीक है? So definitely जो organization होता है concepts का और नॉलेज जो है हमारी किसी भी चीज की जो नॉलेज होती है, नॉलेज जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी मेमोरी में, उसका सपोज हमने स्कूल की बात की, ठीक है? सो डेफिनेटली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो परसेप्चुअल फॉर्म में होता है, विजुअल फॉर्म में होता है, ठीक है? इमेज वे में हम किसी चीज को स्टोर करते हैं जिससे उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एट दिस मतलब क्विकली, बहुत ही क्विकली, इकोनॉमिकली हमारे अराउजल लेवल पे, हमारे अटेंशन लेवल पे, हमारे कॉन्शियस लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है? सपोज जैसे अगर हमने अभी स्कूल की बात की, तो आपकी जो ओन स्कूल की इमेज है, ठीक है, द गेट, द classroom settings, the whiteboard और blackboard, the teacher, the chairs, table, ठीक है, एक बेल जहाँ पे बेल रिंग होती है, ठीक है? सो जो पूरा एक सिनेरियो, एक फील्ड होगा, एक ग्राउंड होगा, डेफिनेटली कुछ क्लासेस ऐसे होंगी, लॉबी होगी, देन एक प्लेग्राउंड होगा, ट्रीज होंगे, ठीक है? जो भी एक इमेज है आपके स्कूल की, आप स्कूल से क्या क्या चीजें समझते हो, देयर इज अ वाटर कूलर, देयर इज अ व्हाइट बोर्ड, चौक, मार्कर, ठीक है? वो सारी चीजें रिप्रेजेंटिव एकदम कॉन्शियस अलाइव वे में आपके कॉन्शियस लेवल पे आ जाएंगी, जितनी भी उससे चीजें रिलेटेड हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है, ठीक है? सो ये प्रूव करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे मेमोरी सिस्टम में वो कैसा होता है, परसेप्चुअल वे में होता है, ठीक है? स्पेशली इमेज फॉर्म में, ठीक है? सो if you were to come across the word school, an image of your own school will get generated. In fact, almost all concrete objects and concepts generate image, and the knowledge related to them is encoded both verbally as well as visually, ठीक है? डेफिनेटली अगर हम कुछ भी वर्ड बोलते हैं, सपोज आई से मैंगो, तो डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड द मैंगो एज अ वर्बली ऑल्सो एंड एज अ विजुअली ऑल्सो, ठीक है? हम कुछ भी बात करते हैं तो आप उसकी विजुअलाइज करते हो उस चीज को। कुछ भी अगर हम बोलते हैं, हमने ऑनेस्टी बात की, सो यू अंडरस्टैंड ऑनेस्टी एज अ वर्बल मीनिंग, ठीक है? आप उसको कॉम्प्रिहेंड वे में उसकी मीनिंग अंडरस्टैंड कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं उसे किसी इमेज से लिंक जरूर कर रहे हो। कोई ऐसे इंडिविजुअल की इमेज आपके ब्रेन में सडनली बन रही होगी जो यू थिंक कि द पर्सन इज अ ऑनेस्ट, ठीक है? या हमने किसी भी एट्रीब्यूट्स की बात की, कुछ भी अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इमेज आपके ब्रेन में जरूर बनती है उससे रिलेटेड जो भी जो कि फिनोमिना होता है, ठीक है? सो दैट मीन द इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड बोथ वर्बली एज वेल एज विजुअली. So this is known as dual coding hypothesis. ठीक है? So in this section of organization, the important thing is dual coding hypothesis. So when we organize the information which are represented in our memory system, so we use dual coding hypothesis. Dual coding hypothesis simply explain that कि जो information होती है वो simultaneously दो वे में process होती है. First is the visually and second is the verbally, ठीक है? So definitely हम उसको meaning form में और image form में दोनों वे में हम उसे store कर रहे होते हैं, दोनों वे में हम उसे process कर रहे होते हैं, ठीक है? So definitely verbally and visually. So, ये दोनों वे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस होती है. So dual coding hypothesis originally proposed by Pavio, ठीक है? Pavio ने ये हाइपोथेसिस प्रपोज की थी. According to this hypothesis, concrete nouns and informations related to concrete objects are encoded and stored in the form of image.
while information related to abstract concepts assume a verbal and a descriptive code. For example, if you are asked to describe a bird, the first thing that happen in that an image of a bird is generated and based on this image you describe a bird. ठीक है, सो ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है, ये कंक्रीट जो की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. व्हेन यू से द बर्ड, सो डेफिनेटली एक इमेज बनेगी आपके सबसे पहले आपके सिस्टम में, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इमेज आप वहां पे कैटेगराइज कर रहे हो कि ये चीजें बर्ड में होनी चाहिए, दीज आर द फीचर्स ऑफ, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बर्ड, ठीक है, एनी बर्ड. सो डेफिनेटली वहां पे आप उस फीचर, उस इमेज के बेसिस पे उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करते हो. नाउ जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, जैसे बर्ड, एनिमल और ऐसी कंक्रीट चीजों के बारे में तो आप एक्सप्लेन कर लेते हो, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जैसे हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, टेररिज्म, पर्सनैलिटी, ठीक है, तो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी आप डेफिनेटली किसी न किसी चीज से लिंक करते हो, ठीक है. और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की, दे अज्यूम एज अ वर्बली एंड डिस्क्रिप्टिव कोड, ठीक है, एक वर्बल वे में जो कि एक्सप्लेनेशन इसका होता है, और डेफिनेटली इसके साथ डिस्क्रिप्टिव कोड्स जनरेट होते हैं, ठीक है. So when a bird, the first thing that happen is that an image of a bird is generated, and based on this image you describe a bird. But on the other hand, the meaning of concepts like truth or honesty will not have such a accompanying image. So any information which has been encoded verbally as well as in the form of image is recalled with greater एज, ठीक है. सो डेफिनेटली आप उसको किसी न किसी इमेज से लिंक करते हो, किसी पर्सन से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सिचुएशन से, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग आप उसकी इमेज को रिप्रेजेंट करते हो अपने मेंटल लेवल पे, उसके बेसिस पे उसे वर्बली डिस्क्राइब करते हो, ठीक है. सो दिस इज दी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं उसे आप इस वे में ऑर्गेनाइज करते हो, इनकोड करते हो, ठीक है. सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इनकोडिंग की. देयर आर 3 प्रोसेस, इनकोडिंग, स्टोरेज, देन रिकॉल. सो डेफिनेटली इनकोडिंग और स्टोरेज, इन दोनों में हम ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं. सो इनकोड हम कैसे वे में कर रहे हैं, परसेप्चुअल इनकोडिंग होती है, परसेप्चुअल वे में हम इनकोडिंग करते हैं. डुअल जो है कि प्रोसेस हाइपोथेसिस या डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस हम यूज करते हैं, डबल वे में हम कोडिंग करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअली, सेकेंड इज वर्बली, ठीक है. सो जो एब्स्ट्रैक्ट जो कंक्रीट चीजें होती हैं उनको हम जो है कि इमेज फॉर्म में पहले मतलब रिप्रेजेंट करते हैं इमेज फॉर्म में, उसके बेसिस पे हम उसे डिस्क्राइब करते हैं वर्बली. नाउ जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं उन्हें हम वर्बली एक्सप्लेन करते हैं और फिर उससे किसी न किसी इमेज से लिंक करते हैं, और उसके बेसिस पे हम उसे रिमेंबर रखते हैं, स्टोर करते हैं अपने मेमोरी सिस्टम में, ठीक है. और डेफिनेटली जब इनकोडिंग करेंगे, स्टोर करेंगे, तभी तो हम उसे रिमेंबर रख पाएंगे. सो उसकी जो इनकोडिंग होगी, स्टोरेज होगी, वो कोडिंग के वे में होगी, ठीक है. सो दिस इज दी knowledge representation and organization in our memory. So information which has been encoded and stored in the form of image leads to the development of mental models, ठीक है, leads to the development of mental models. There are many routine tasks which required mental models. For example, following a road direction and assembling a bicycle, or even preparing to cook an exotic dish from instructions so given in a cookery book required that spatial mental models are created from verbal descriptions. So mental models therefore refer to our beliefs about the manner in which our environment is structured, and such beliefs are formed with the help of concrete image as well as वर्बल डिस्क्रिप्शन, ठीक है. सो डेफिनेटली जो थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जहां पे एक मेंटल मॉडल्स की जरूरत होती है, जैसे कि बाईसाइकिल ड्राइविंग है, कुकिंग है, या ड्रेसिंग है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमें वो प्रैक्टिकल स्किल की जरूरत है, प्रैक्टिकल टास्क है, वो प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म किया जा सकता है. सो डेफिनेटली वहां पे हम उसको भी किस वे में इनकोडिंग और स्टोरेज उसका होता है, उसका भी जो स्टोरेज और इनकोडिंग होता है वो कंक्रीट इमेज वे में और वर्बल डिस्क्रिप्शन के वे में ही होता है, ठीक है. डेफिनेटली हम उसका वर्बल डिस्क्रिप्शन किस वे में कर पाते हैं, क्योंकि उसका मेंटल मॉडल सेट होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है. मेंटल मॉडल विच इज ऑल्सो अ इमेज फॉर्म,
एक इमेज फॉर्म में मेंटल मॉडल है हमारे ब्रेन में, तभी हम उसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं वर्बली. सो डेफिनेटली ऐसी भी जो चीजें होती हैं वो उनका भी ऑर्गेनाइजेशन इन मेमोरी, और यू कैन से द इनकोडिंग एंड द स्टोरेज इन द मेमोरी इसी वे में होता है. ठीक. सो डेफिनेटली हमने सारी इंफॉर्मेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, द एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, कंक्रीट इंफॉर्मेशन एंड द मेंटल मॉडल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, जहां पे हम मेंटल मॉडल्स यूज कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हैं. ठीक है, उनके लिए. सो डेफिनेटली सबका इनकोडिंग और जो स्टोरेज है वो किसके वे में होता है? परसेप्चुअल वे में, विजुअली एंड एज वेल एज वर्बली. ठीक है, वर्बल डिस्क्रिप्शन एंड विजुअल फॉर्म दोनों को कंबाइन करके उस चीज को हम इनकोड करते हैं और डिफरेंट लेवल्स पे स्टोर कर पाते हैं. ठीक है, सो दिस इज द whole topic. Now, in the box 7.4, there is a topic memory making. ठीक है, memory making, that's mean eyewitness and the false memory. ये इसमें explain किया गया है. So let's start this topic, memory making. So in the mental representation, knowledge representation and organization in memory, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल. ये जो कोलिन का मॉडल था ये हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करता था. एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस. ठीक है, ये 2 चीजें आपको लर्न रखनी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में. और डेफिनेटली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट, स्कीमास, कैटेगरीज, ये तीनों पॉइंट पे नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे ब्रेन में और फिर इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू द इनकोडिंग. ठीक है, तो ये चीजें आपको इतनी से में एक्सप्लेन करनी है, इतने से में आपको रिमेंबर रखनी है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मेमोरी मेकिंग. So in the memory making there is a eyewitness and false memory. Eyewitness memory. Court procedure follows in criminal trials. So use the testimony given by the eyewitness of the offense. So it is considered to be the most reliable evidence for or against the accused. So some experiments carried out by Loftus and her colleagues during the mid-70s so shows that the eyewitness memory is सस्पेक्टेबल टू मेनी फ्लोज. ठीक है, यहाँ पे आई विटनेस मेमोरी की हम बात कर रहे हैं कि वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, किस वे में हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिमिनल साइकोलॉजी. ठीक है, डेफिनेटली इन द क्रिमिनल साइकोलॉजी की जब हम बात करें जहाँ पे किसी ऑफेंस और किसी जो हमारा क्रिमिनल है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि उसके वे में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी ने जो आई विटनेस है जिसने वो कोई भी क्राइम लाइव देखा है, सो वो उसे जब एक्सप्लेन कर रहा है तो उसकी आई विटनेस मेमोरी को हम किस तरह से चेक करते हैं, किसके बेसिस पे साइकोलॉजिकली उसे हम असेस करते हैं. सो वहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है कि जो भी ऑफेंस है उसकी जो क्राइम है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए. तो यहाँ जरूरी है कि आई विटनेस मेमोरी को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसके पूरे फीचर्स को, पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें. आफ्टर दैट व्हेन वी नो द आई विटनेस मेमोरी, ठीक है, ओनली देन वी एक्सप्लेन द थिंग्स. ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो आई विटनेस है वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है, या उसके बेसिस पे हम किसी क्रिमिनल को एज अ क्रिमिनल कंसीडर कर पाएंगे या उसे एक इनोसेंट पर्सन के वे में कंसीडर कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस फील्ड में लोफ्टस है, उसके जो कलीग्स थे 70s में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उनके बेसिस पे ये मेमोरी उन्होंने एक्सप्लेन किया था. सो द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स followed by Loftus was very simple. A film clipping of an event, usually a car accident, was shown to the participants, and this was followed by some questions which infers with encoding of the events. So one of the question was, how fast were the car going when they smashed into each other? So in another question, the word smash was replaced with the verb connected. So those who were asked the first question, which include the word smashed, estimated the speed of the car as 40.8 mph. So those who were given the second question, that is with the word connected, so estimated that
the speed of the car was only 31.8 mph. ठीक है, so clearly the nature of leading question changed the memory. So in fact, the encoding of the event was overwritten by misleading questions. So some of these errors are also committed because of affective nature of the event itself. So for example, event displaying violence or a targeted tend to arouse strong emotions. So the eyewitness get overwhelmed and do not pay attention to detail while encoding. ठीक है, so definitely जब हम इंफॉर्मेशन को इनकोड कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू द आई विटनेस मेमोरी, सो वहां पे जब हमको प्रॉपर लीडिंग क्यू नहीं मिलता तो हम रॉन्ग इंफॉर्मेशन को अपने अराउजल लेवल पे ला पाते हैं. एकदम एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी सिस्टम से लिंक होके हमारे अवेयरनेस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे नहीं आ पाती. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू ये देखा गया कि अगर 2 क्वेश्चंस किए गए, एक क्लिप दिखा के, एक एक्सीडेंट की क्लिप कुछ पार्टिसिपेंट्स को, कुछ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को दिखाई गई. आफ्टर दैट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन रखा गया, जहां फर्स्ट क्वेश्चन में स्नैप्स की बात की गई कि कितनी स्पीड से दोनों कार आपस में स्नैप्स हो रही हैं. सो डेफिनेटली वहां पे जो स्पीड बताई गई वो इंक्रीजिंग स्पीड थी, 48 पॉइंट समथिंग थी. और जब हमने वहां पे कनेक्टेड की बात की, सेम क्वेश्चन, सेम वर्ड्स, बट द वर्ड स्नैप्स इज रिमूव्ड एंड द रिप्लेस द सेकेंड वर्ड विच इज कनेक्टेड. सो डेफिनेटली जैसे ही हमने वर्ड चेंज किया, जो सिनेरियो था वो पूरा चेंज हो गया और जो पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्स आए वो लोअर वे में आए, समथिंग 38 पॉइंट समथिंग, yes 31 पॉइंट समथिंग. ओके, सो ये जो 31 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस उन्होंने बताया 2 कार के बीच में जो एक्सीडेंट कर रही है एक दूसरे से, सो डेफिनेटली वो डिक्रीज हो गया 48 एंड 31. ठीक है, सो मच डिफरेंस इज देयर. सो डेफिनेटली इसके थ्रू जो आई विटनेस मेमोरी थी वो चेक हो रही है कि किस तरह से अगर रॉन्ग इनपुट, ठीक है, रॉन्ग क्लू, रॉन्ग लीड दिया जाता है तो उससे जो रिमेंबर इंफॉर्मेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है. एग्जैक्ट वे में, जिस वे में आपने चीजों को स्टोर किया, जो इंफॉर्मेशन आई विटनेस के वे में आपने देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, उसका जब आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, तो अगर प्रॉपर क्लू और प्रॉपर जो कि लीड आपको नहीं मिलता है तो आप एप्रोप्रिएट वे में अपनी आई विटनेस मेमोरी को, जो भी आपने देखा है, उसे एग्जैक्टली सेम वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो. ठीक है, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए इन दी क्रिमिनल साइकोलॉजी, कि आई विटनेस मेमोरी तभी यूजफुल है इन दी कोर्ट जब आप एप्रोप्रिएट लीडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करो. ठीक है, व्हेन यू क्लिक द मेमोरी, जब आप उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड मेमोरी को टारगेट वे में क्लिक कर पाओगे तभी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो पाएंगी और क्लियर इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल है वो एक्सप्रेस कर पाएगा. सो वहां पे लीडिंग क्वेश्चंस जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी जो क्वेश्चंस है उसमें जो वर्ड यूज किया गया है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. तो एप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्शन होना चाहिए इन द सेंटेंस. आफ्टर दैट एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ये रिकॉल हो पाएगी. सो ये आई विटनेस मेमोरी से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट यही एक्सप्लेन कर रहा था. Now the false memory. An interesting phenomena called false memory can be induced by powerful imagination on events that did not take place at all. ठीक है, an interesting phenomena called false memory can be induced by powerful imagination of events that did not take place at all. So surprised, let us look at one such study carried out by गैरी मैनिंग एंड लॉफ्टस. ठीक है, इन्होंने 1996 में एक स्टडी की थी एंड अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ फॉल्स मेमोरी. फॉल्स मेमोरी के बेसिस पे इन्होंने इसे अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, स्टडी किया था. सो इनिशियली दे प्रेजेंटेड बिफोर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स a list of events that could have carried in their lives. So in the first phase of this experiment, they rated the likelihood that each of these events actually took place in their lives to the best of their childhood memories. ठीक है, 2 weeks later, they were invited again to the laboratory and were asked to imagine those events and visualize as if they actually happened to them. So in particular events which were rated low in terms of their likelihood of occurrence, so were chosen
for the task of visualization and imagining. So this was the second phase of the experiment. So finally, in the third phase, the experimenter pretended that they had misplaced the event likelihood rating which they had obtained during the first phase, and therefore requested the participants to respond to the list. So once again, interestingly, events which were rated low on likelihood in the first phase but were later visualized and imagined as real were now rated high. So the participants reported that those events actually took place in their lives. So these findings suggest that memory can be induced and implanted through imagination implantations. So a finding that provides useful insight into memory processes. ठीक है? So ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, इसमें 3 फेजेस रखे गए थे. डेफिनेटली फर्स्ट फेज में चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ मेमोरी को रेट करने को कहा गया था. ठीक है. एंड इन द सेकेंड फेज जो लोएस्ट इवेंट था चाइल्डहुड मेमोरी से रिलेटेड, उस इवेंट को विजुलाइज करने को, इमेजिन करने को कहा गया. ठीक है. सो डेफिनेटली, और जब थर्ड फेज में पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया तो उनको बताया गया कि जो सेकेंड फेज में आपने जो रिस्पॉन्सेस किया था, समहाउ द रिस्पॉन्सेस आर missed, that's why you repeat the visualization or the experimentation. ठीक है. आपको वो जो आपने सेकेंड फेज में जो भी किया वो हमसे मिस हो गया है, that's why आप रिपीट करो ये एक्सपेरिमेंट, और जो सेकेंड फेज में आपने किया था वही रिपीट करो. तो देखा गया कि जो चीजों को विजुलाइज किया गया था, इमेजिन किया गया था जिन इवेंट्स को, उन इवेंट्स को हाईली रेट किया गया और बाकी सारे इवेंट्स को लो रेट किया गया. जबकि फर्स्ट फेज में जो हाई रेट किया गया था और जो लो रेट किया गया था वो चेंज था. सो डेफिनेटली इसके थ्रू ये बताया गया कि जो मेमोरी है उसे अगर हम इमेजिन करें और विजुलाइज करें कुछ चीजों को, तो उसको हम उसका स्पैन इनलार्ज कर सकते हैं. ठीक है. उसमें कुछ मैनिपुलेशंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन. ठीक है. जो चीजें नहीं भी हुई हैं, अगर हम उन्हें भी विजुलाइज करेंगे सो वो हमारे मेमोरी सिस्टम में स्टोर हो पाएंगी. हो सकता है कि वो चीजें हमारे साथ हैपनिंग नहीं हुई है, वो चीजें हमारे साथ नहीं घटी हैं, बट स्टिल इफ वी विजुलाइज इट, तो विजुलाइजेशन से भी हमारी मेमोरी बनती है. ठीक है. ये बात इससे प्रूफ हुई. एंड दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज बेसिकली नोन एज फॉल्स मेमोरी. ठीक है. इस मेमोरी को हमने फॉल्स मेमोरी का क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो इवेंट्स तो हुए ही नहीं लाइफ में कभी. ठीक है. सो सपोज ऐसी कुछ भी चीज आपसे इमेजिन करने को कहा जा सकता है जो आपके कहीं ना कहीं किसी चीज से रिलेटेड हो, बट एक्चुअली वो हुई ना हो आपके साथ. ठीक है. सो अगर आप उसे विजुलाइज कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, सो उसकी भी मेमोरी ट्रेसेस आपके मेमोरी सिस्टम में फ्रेम होते हैं, बनते हैं, एंड अल्टीमेटली यू स्टोर द मेमोरी. उससे रिलेटेड मेमोरी भी आप स्टोर रख पाते हो. ठीक है. जबकि वो सिर्फ वर्बल एक्सप्लेनेशन होता है, आप इमेजिनेशन फॉर्म में विजुलाइज कर रहे हो वो चीज. ठीक है. तो वहां पे भी उन चीजों की भी मेमोरी स्टोर हो रही है. सो दिस इज द फॉल्स मेमोरी. तो दिस इज द मेमोरी मेकिंग. हम इसे क्यों मेमोरी मेकिंग कह रहे हैं? देयर आर 2 टर्म्स, आई विटनेस मेमोरी एंड द फॉल्स मेमोरी. ओके. सो इन द मेमोरी मेकिंग, फर्स्ट इज आई विटनेस memory, and the second is, ठीक है, false memory. ठीक है. तो आई विटनेस मेमोरी और फॉल्स मेमोरी, इस 2 टेक्निक या इस टाइप ऑफ मेमोरी के थ्रू हम मेमोरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मेमोरी मेकिंग कर रहे हैं. ठीक है. ऐसी मेमोरीज को हम बना रहे हैं, अब ट्रेसेस के थ्रू से इनकोड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमारे मेमोरी सिस्टम में स्टोर हो. ठीक है. सो इन 2 टेक्निक्स के थ्रू हम इनको डेवलप कर रहे हैं, इनको बना रहे हैं, इनकी मेमोरी ट्रेसेस को डेवलप कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को. ठीक है. सो दीज आर द 2 टेक्निक्स. नाउ योर दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव
प्रोसेस। तो डेफिनेटली मेमोरी जो है वो एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, इवन नॉट ओनली एक्टिव प्रोसेस, दिस इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। सिर्फ पैसिव नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग में बिलीव था कि मेमोरी एक पैसिव प्रोसेस है, हम एज इट इज इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और स्टोर करते हैं। फिर बाद में पता चला नहीं, मेमोरी इज अ पैसिव प्रोसेस, वहां पे हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, हम उसमें मैनिपुलेशंस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ हम उसमें उसको डेवलप भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं। तो मेमोरी इज नॉट अ एक्टिव और द पैसिव प्रोसेस, दिस इज कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो। हम कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं मेमोरीज, ठीक है। मेमोरी ट्रेसेस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं केयरफुली। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। टुडे you understand the concept of organization in memory, the dual coding hypothesis, which is very important. After that, the memory making. In the memory making, there is a eyewitness memory and the false memory. This is all about today. Thank you so much, students.